भी लेके चलते हैं। विकास खेमानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बात करने के लिए। विकास, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे आपका स्वागत है। विकास, जैसे नरेन बोल रहे थे कि बाजार में उनको बहुत कंफर्ट नहीं आ रहा है और उनको लग रहा है कि इंक्रीमेंटल डेटा पॉइंट्स डिटेरिएट हो गए। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्रूड भी एक 135 130 पर टॉप बना के नीचे स्लाइड कर रहा है, बट कोई ब्रेक थ्रू में यूक्रेन वॉर पे नहीं दिख रहा। आप इस समय जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको कैसे देख रहे हैं, ये जानते हुए कि एक्चुअली हम लोग इन्वेस्ट तो कंपनीज में करते हैं, लेकिन ये सारे डेटा पॉइंट्स इक्विटी एज ए एसेट क्लास को जरूर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। जी अजय, गुड मॉर्निंग। तो आप जैसा देखेंगे कि एक आज अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। ये जो जो यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से जो सप्लाई चेन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन थे वो और कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर जा रहे थे वो और एस्केलेट हो गए हैं और बढ़ गए हैं। और ये जो थोड़ा सा वर्ल्ड ओवर में अनिश्चितता का माहौल बन गया है और ये जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट भी अनिश्चितता के दौर से गुजरता रहेगा। और वहीं पे ये सारी बातें आ रही हैं नाउ। ये वो और कब खत्म होगी, इसका कितना परिणाम होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है। आप एक अटकलें लगा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि और ये बिल्कुल चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये भी एक मानना है कि आप देखेंगे तो इतनी सारी कंसर्न्स के बावजूद भी, चाहे वो वॉर ले लीजिए, चाहे लिक्विडिटी विड्रॉवल ले लीजिए, चाहे वो इन्फ्लेशन ले लीजिए, चाहे उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं। इट मीन्स मार्केट में एक थोड़ी रेजिलियंस है, मार्केट में थोड़ी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये अगले 3-6 महीने और ये साल का शायद दौर है वो कुछ अनिश्चितता के बीच में ही निकलेगा। आगे पीछे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहेगा। पर इस साल से शायद मुझे लगता है उम्मीदें रखना रिटर्न्स के लिहाज से काफी नाजायज होगा और गलत होगा। मुझे लगता है उस हमें एक्सपेक्टेशन इस साल के हिसाब से कम रखनी चाहिए। पर अगर आप देखते हैं जितने भी फैक्टर्स हो रहे हैं वो कैसे न कैसे करके इंडिया के लिए फेवरेबल ही है मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स ये सारी की सारी जो हमको चिंताएं हैं इनका इनका हल तो निकालना पड़ेगा। और जो कि आज क्रूड की प्राइस है, तो जैसे भारत ने पहली बार काफी समय बाद रूस से रुपये में रूपी रूबल के अंदर ट्रेड करने की बात करी है। तो ये सब का कहीं ना कहीं माहौल निकलेगा अगर ये सिचुएशन काफी समय तक चलती रहती है। तो मैं ये मानता हूँ कि क्रूड का भाव यहाँ पे बहुत समय तक लंबा टिक सकता है। हाँ, नीचे आ जाएगा, 80 आए 90 वो खाली आर्गुमेंट का विषय, वो पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे मुझे लगता है ये आ जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये साल से एक्सपेक्टेशंस कम रखें और जहां जहां अच्छे मौके आए वहां पे खरीदारी करके 3 से 5 वर्ष के जो अच्छे पोर्टफोलियो वो बनाए। पॉइंट, बहुत प्रैक्टिकल बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली है विकास की। हर साल ब्लॉकबस्टर रिटर्न का होता भी नहीं है, तो आपको इस हिसाब से माइंड में रखना चाहिए। लास्ट कुछ साल काफ़ी अच्छे रहे। विकास, एक और बात जो आपने जो बोला कि जो रेजिलियंस है इंडियन मार्केट की, उस पर एक और बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि आपने उस समय से इंडियन मार्केट देखा है जब एक्विटीज़ जो है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट था। अब एक्विटीज़ जो है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनता जा रहा है। इनफैक्ट एक डेटा पॉइंट जो हम बात कर रहे थे पहले, वो ये दिखा रहा है कि हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड सेविंग्स इंडियन एक्विटीज़ में वो ऑल टाइम हाई के पर पहुंच गई है 4.8%। हालांकि रियल्टी, एफडीज ये अभी भी 15%, रियल्टी 49% है, लेकिन एटलीस्ट एक बदलाव आ रहा है देश में। एक्विटीज़ को एक रिटेल इन्वेस्टर और एक हाउस होल्ड एक एसेट क्लास समझता जा रहा है। क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि डिप्स जो है वो बहुत शैलो हो रहे हैं, और आप किस तरह से पैन आउट होते हुए देखते हैं? क्या ये बढ़ता हुआ देखते हैं फिनोमेना कुछ अगले सालों में? जी बिल्कुल अजय, आप देखेंगे तो ये जो फिनोमेना आज से नहीं है, पिछले 20 साल से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक समय था जब रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 1% से भी कम थी, राइट। तो ये जो आज हम 4-4.5 के लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये भी ये धीरे धीरे बढ़ा है, कोई एक दिन में नहीं बढ़ा है। आज एक अच्छी बात यह है कि, और इसका शायद अभी रिसेंट पीरियड में एक्सेलरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट की दर काफी कम हो गई थी, जो अल्टरनेटिव्स थे वो काफी कम हो गए थे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज अभी काफी कम हो गई। रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्टर्स खाली अपने यूसेज के लिए अभी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए कम करते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये जो चेंज है, वो बदलाव है, वो एक्सेलरेट ही होगा। और कोई भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ की दर बढ़ती है
आप देखेंगे तो इंडिया की जो आज एक इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की ओर अग्रसर है। इस फेज के अंदर वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इक्विटीज में ही होती है। तो ये बात इंडियन इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को भली भांति समझ में आ गई। और आप देखेंगे तो पिछले 20 साल के पीरियड में आप देखेंगे निफ्टी 2002 में 800 पॉइंट हुआ करता था। आज 2022 में 20 साल बाद ऑलमोस्ट 16,500-17,000 के, तो लगभग 20 गुना से ऊपर हो गया है। इस पीरियड में आप देखेंगे तो हर तरह का फेज आया है। हमने हर तरह की गवर्नमेंट देखी है, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, हमने ब्रेक्सिट देखा है, हमने डीमोनेटाइजेशन देखा है, हमने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन देखा है, हमने हर तरह के पॉलिटिकल स्कैम देखे हैं, हमने हर तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखी है, पेंडेमिक देखा है। तो उसके बावजूद भी इंडिया का जो मार्केट है वो 20 गुना हो गया, जो 17-17.5% की दर होती है। ये मुझे लगता नहीं कोई दूसरी एसेट क्लास ने दिया होगा। तो आप अगर आप, तो ये बात इन्वेस्टर्स को समझ में आ रही है कि हम अगर जो हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स हैं, जो हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैं, वो इंडिया में डालें तो उसका फायदा आने वाले 5, 10, 15 सालों में रिटायरमेंट के समय में हमको अच्छा मिलने वाला ही है और दूसरी एसेट क्लासेस के मुकाबले में अच्छा होगा। और जिस समय अनिश्चितता का जोर ज्यादा होता है तो वहां पे आज हमारा एक्सेलरेशन बढ़ गया है। ये रिटेल इन्वेस्टर की मैच्योरिटी को दिखाता है। आज इतनी बड़ी एफआई की बिकवाली के बावजूद भी इंडियन मार्केट जो है वो काफी मतलब टिका हुआ है। ये खाली इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी और उसके फ्लो की वजह से ही संभव हो चुका है। हम एक समय था जब देखते थे कि $1 बिलियन की एफआई सेलिंग आती थी तो इंडियन मार्केट 20% डाउन हो जाते थे। वो आज की समय नहीं है। तो ये एक भारतीय बाजारों की मैच्योरिटी है, भारतीय निवेशकों की मैच्योरिटी है और मुझे ये और बेटर ही बेटर होते हुए नजर आ रहा है आने वाले समय। विकास साहब बिल्कुल, तो ये बेटर होता ही जा रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है। कुछ डेटा पॉइंट्स भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि इक्विटीज में लगभग 60% तक का निवेश आपको एक साल से ज्यादा के समय में आपको देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर इक्विटीज में इतने फेवरेबल रिटर्न्स और उसके बाद जिस तरह की पार्टिसिपेशन और जो एक स्प्रेड है इंडियन हाउस होल्ड का, इंडियन इन्वेस्टर का अक्रॉस द एसेट क्लास, उसमें क्लियरली वो इक्विटीज की तरफ बढ़ा है। विकास, तो इसका मतलब क्या, अगर मार्केट रेजिलिएंट है तो माने कि जिस तरह की जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी, चाहे वो एनर्जी प्राइस की थी, कमोडिटी प्राइस की थी या फिर डिमांड की एडजस्टमेंट थी, वो बहुत हद तक एडजस्टमेंट सब फैक्टर इन हो गई है? देखिए अगेन फिर मैं वही कहूंगा कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि बाजार में अभी कितना फैक्टर इन हो गया है क्या नहीं हो गया, क्योंकि ये रोज इवेंट डिपेंडेंट है। मैं यही कहना चाहूंगा कि इतने सब ये जो फैक्ट्स जो हैं आप बोले वो सब ऑलरेडी है, मार्केट को नोन है, इट्स नॉट अननोन, देयर इज नो शॉक वैल्यू टू इट। उसके बावजूद भी आज मार्केट काफी हद तक स्टेबिलिटी, रेजिलियंस दिखा रहा है। इट मींस कि मार्केट में उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है। अगर यहाँ से सिचुएशन कैसे डिपेंड करती है, अगर कोई एस्केलेट होती है तो हो सकता है और कम हो जाए, पर मुझे लगता है जो मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो काफी अच्छी है और मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत एक ज्यादा डाउनसाइड की संभावना है। यहाँ से मार्केट स्टेबल होते रहेंगे। 2%, 5% प्लस माइनस मार्केट कभी भी हो सकते हैं, कोई भी कारणों से हो सकते हैं, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। पर मुझे वो बहुत स्ट्रक्चरल डाउनसाइड भारतीय बाजारों में नहीं दिखती है। यहाँ से मुझे लगता है कि धीरे धीरे बेहतर ही होगा। ये पीरियड जो अगले 2-3 क्वार्टर का पीरियड है वो अनिश्चित रह सकता है, उसमें शायद रिटर्न ना पा पाए, पर अगर आपका वो टाइम फ्रेम है तो आप ना करें, पर अगर आपका लंबा नजरिया, लंबा टाइम फ्रेम है तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। विकास, एक चीज़ आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर लंबी अवधि का नज़रिया रखें और आप किसी भी डिप में ख़रीदारी करें। बाज़ार के अंदर ऐसे कोई बड़े क्रैक नहीं हैं, लेकिन अगर मैं इस पूरे साल में कोई अच्छी चीज़ देखना चाहूँ बाज़ार के अंदर, तो अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारे इस क्रूड की तेज़ी को और जो कमोडिटीज़ की तेज़ी आई है उसको डाइजेस्ट कर जाएगी? ये अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर बड़े राज्यों में सेम सरकारें रिपीट कर रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। या फिर भारत ग्लोबल मार्केट्स में सबसे सेफ कंट्री बना है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये सबसे अच्छी चीज़ है। जी देखिए, ये अगेन जो आपने जितने भी फैक्टर बताए सबके एक कॉम्बिनेशन है। भारतीय बाजार आज एक इतना विश्वसनीय बाजार हो गया, उसका कारण क्या है? स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारी एबिलिटी जो है शॉक को विथस्टैंड करने की, वो बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले एक पेंडेमिक के बाद में, जिसकी शायद हमने पहले भी एक बार बात की थी कि इंडिया के बाजारों में एक स्ट्रक्चर, इंडिया की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल रिपेयर हुआ है। हमेशा हमारी जो वल्नरेबिलिटी आती थी वो अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आती थी। जब
कोई या तो तेल का भाव बढ़ता था या फिर कोई हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती थी, तो हमारी जो करेंसी रिजर्व थी वो कम हो जाती थी और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता था। उसका एक जो स्ट्रक्चरल रिपेयर अभी हुआ है, उसके दो कारण है, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी। आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा 160-70 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, वो एक्सपेक्टेड है कि 250 से 300 बिलियन के बीच में पहुंच जाएगा। तो हमारा 100 बिलियन का एक्स्ट्रा रिजर्व और करंट अकाउंट सरप्लस वहां से आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जो इतना प्रमोशन सरकार की वजह से हो रहा है और चाइना प्लस वन की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो घटेगा या एक्सपोर्ट का बिल बढ़ेगा, तो जो डेल्टा होगा वो 50 से 100 बिलियन का हो सकता है। तो इंडिया एज अ कंट्री वी विल बिकम करंट अकाउंट सरप्लस। नाउ जो जो करंट अकाउंट सरप्लस देश बनते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिपेयर होता है, जिसकी वजह से आपकी करेंसी स्टेबल रहती है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो पिछले 30-40 सालों में खाली 4 देश जो हैं वो इस जर्नी को पास कर पाए हैं। वो है चाइना, कोरिया, ताइवान एंड जापान, राइट? सो उनके आप देखिए जब जब ये क्रॉस ओवर हुई है, उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी खुशहाली आई है और स्ट्रक्चरल रिपेयर हुआ है और स्टेबिलिटी आई है। तो मुझे लगता है ये है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया की स्टेबिलिटी में आने में, हमारी स्थिर गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जब जब आती है वो, और जैसा हम देख रहे हैं कि आज जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे चाइना प्लस वन जो एक नया ट्रेंड आया, वो इंडिया में जितनी जॉब क्रिएट करेगा शायद काफी समय तक नहीं हो पाई है। तो एक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को आगे आने वाले समय में एक ऊंची विकास की दर के ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब कितना होगा वो तो समय ही बता पाएगा, पर आज जहां से हम देख रहे हैं ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संभावना है कि इंडिया हाई ग्रोथ रेट करेगी, 8 से 9% की इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है स्ट्रक्चरली, और इसका भी इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी और मार्केट को देखने को मिलेगा। विकास, इनफैक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो वॉलेटिलिटी का पीरियड देख रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से, उसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स अनयूजुअल सेक्टर्स और थोड़े ऑफ बीट सेक्टर्स में स्टॉक पिकिंग कर भी रहे हैं। इनफैक्ट मैं डेटा देख रहा था, पेपर स्टॉक्स में आपको काफ़ी रुचि आई है, आपने कुछ पेपर स्टॉक्स भी ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में। ये भी एक तरह का अनलॉक थीम है और लास्ट कई महीनों से कोई पेपर सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा था। आप अपना व्यू शेयर करना चाहेंगे? बहुत छोटा सेक्टर है ये ओवरऑल मार्केट कैप में। जी बिल्कुल छोटा सेक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जैसे यही छोटे सेक्टर में आप कोई अच्छी कंपनी निकाल के अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इसमें 2-3 थीम है कि एक तो आप देखेंगे तो उसकी कोई नई कैपेसिटी नहीं आ रही है इंडिया में और बाहर के बाजारों में भी, बल्कि कैपेसिटी कमी हो रही है। दूसरा, आपको इंटीग्रेटेड पेपर मिल विद पल्प सोर्स लगाना हिंदुस्तान में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरा फॉरेस्टेशन परमिशन लाना वगैरह वो काफी मुश्किल है। तो जो जो कंपनियां जिनकी कैपेसिटी रेडी है और इस जैसे जैसे डिमांड ग्रोथ पिकअप हो रही है, वहां पे हमें लगता है कि रियलाइजेशन बेटर हो रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आ नहीं सकती है, और जो इसका बाहर से इंपोर्ट होता था वो भी एक कम होते जा रहा है, बल्कि कुछ कंपनियां हैं जो यूएस मार्केट्स में इंडिया से एक्सपोर्ट करना चालू करती है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो इस सेक्टर में मुझे लगता है नई ज्यादा कैपेसिटी इंडिया में और ग्लोबली दोनों जगह नहीं आएगी। डिमांड जो है 2 से 4% के ऊपर बढ़ती रहती है। दूसरी बात, जो पैकेजिंग पेपर है, ये बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रेड आप देखेंगे तो बहुत बड़ी ग्रोथ इसमें आई है। और दूसरा, आप जो शिफ्ट फ्रॉम प्लास्टिक टू पेपर ऑल्सो इज हैपनिंग, तो इनकी वजह से कुछ सेगमेंट्स के अंदर डिमांड काफी एक्सेलरेट हो रही है। तो ये जो ट्रेंड है, इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा इन सेक्टर को मिल सकता है। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो 15 से 20% के फ्री कैश फ्लो यील्ड पे मिल रही है। ऐसा जब सिचुएशन होता है तो उसके बाद में जनरली हमने देखा है कि अगर उसमें आप उस सेक्टर में आप बड़ी कंपनियां, बड़ी बेहतर कंपनी खरीद सकते हैं, तो आप उसमें से एक अच्छा 2 साल 3 साल में एक नतीजा परिणाम ला सकते हैं। और वो हमेशा सरप्राइज करता है, क्योंकि स्केप्टिसिज्म से जब जब बिलीफ में स्टोरीज कन्वर्ट होती है, वहीं पे रीरेटिंग होती है, वहीं पे पैसा अच्छा बनता है। स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो जो लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर है वो भी आपके रेडार पे आया है। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें, इसके ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें, तो अपने आप में ये भी एक यूनिक कंपनी है, बहुत लिस्टेड कंपनी नहीं है इस तरह की। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे अपना व्यू? अगर आप देखेंगे तो कार्बन ब्लैक के अंदर पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने जो कोल तार बेस्ड कार्बन ब्लैक बनता था
वो आउट ऑफ प्रोडक्शन चला गया। उसकी कैपेसिटी जो 24 मिलियन टन की थी ऑलमोस्ट 15-16 मिलियन टन पे आके रह गई है, जो कि चीपर सोर्स ऑफ कार्बन ऑयल, कार्बन ब्लैक होता था। तो उसकी कैपेसिटी बाहर जाने से जो चाइना से निकल के जाता था वो कम हो गया है। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबल कैपेसिटी कम हो गई है, और उस जो अभी एक ही सोर्स से बनता है मुख्यतः, जो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से, तो वहां से जो बेस्ड है उसके अंदर चाइना की और इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत सेम हो गई है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। जो कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो भी उसमें काफी कॉम्पिटिटिव है, लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया में है और अच्छी प्लेयर है। तो उसमें आप देखेंगे तो ये तो कैपेसिटी की बात हुई। दूसरी डिमांड की बात देखेंगे तो पिछले कुछ समय से ऑटोमोबाइल, जो इसका सबसे बड़ा कंजम्पशन टायर में होता है, तो उसकी भी डिमांड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड लास्ट 2 साल से कम है। तो हमें लगता है कि वो भी अभी आने वाले ऑटोमोबाइल की डिमांड तो कभी आनी है, भले आप 6 महीने बाद आए या 9 महीने बाद आए। ये आप भले आप, और ये जो सेक्टर है वो ईवी हो या कोई भी हो, इसको तो फायदा होना ही होना है। तो हमें लगता है वो तो आएगी। उसके बावजूद भी करंट टाइम पे भी वो अच्छी प्रॉफिटेबल कर रही है, अपनी नई कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है। तो जब और ये कैपेसिटी जैसे ही आएगी, अर्निंग ग्रोथ आनी है, क्योंकि इसमें डिमांड की तो प्रॉब्लम है ही नहीं और मार्जिन अच्छे हैं। तो मुझे लगता है जिस जहाँ पे डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, और इसमें आप ओवरनाइट कैपेसिटी खड़ी नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छे प्राइस पे अच्छी स्ट्रक्चरल स्टोरी 2-3-4 साल के लिहाज से मिल रही है। तो जब ऐसा होता है हमें लगता है कि अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बिल्कुल अपनी राय साफ साफ रखी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।